इजराइल सचमुच कोलैप्स यानी रसातल की तरफ सरपट दौड़ रहा है। अगर हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग जारी रही तो इजराइल 1 साल से ज्यादा वक्त से अंदर ही अंदर ढह जाएगा। नेतन्याहू, गैलेंट, हलेवी और उनके प्यादों की गलती से इजराइल अब इजरायलियों के हाथों में ही बिखर रहा है। ये बात मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि इजराइल के फॉर्मर मेजर जनरल यजाक ब्रिक का कहना है। मेजर जनरल यजाक ब्रिक ने बख्तरबंद कोर में ब्रिगेड, डिवीजन और सैनिकों के कमांडर के तौर पर काम किया है और आईडीएफ मिलिट्री कॉलेजेस के कमांडर रहे थे। 10 सालों तक वो इजराइल के डिफेंस फोर्स के लोकपाल भी रहे थे। दोस्तों, गजा में जंग के दौरान डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट के तरफ से करी गई ज्यादातर दिखावटी डिक्लेरेशंस बेसलेस साबित हुई हैं। गजा शहर पर कब्जे के बाद उन्होंने कहा था कि गजा और उसकी सुरंगों पर पूरी तरह से इजराइल का कब्जा हो चुका है और कुछ ही वक्त में हमास सरेंडर कर देगा। खान यूनुस में कब्जे का तमाशा करने के बाद उन्होंने दावा किया था कि हमास नेता यहां सिनवार अकेले सुरंगों में भाग रहे थे और उन्होंने अपने लोगों पर कंट्रोल खो दिया है और कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें पकड़ लिया जाएगा। जबकि हकीकत यह है कि इन तमाम ऐलानों के साथ गैलेंट अपने सहयोगियों, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ साथ इजरायली जनता की आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं। पर हाल ही में ऐसा साफ देखने को मिला है कि गैलेंट ठंडा पड़ने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि नेसेट विदेश मामलों और डिफेंस कमेटी में उन्होंने खुद ऐलान किया कि गजा में टोटल विक्ट्री यानी पूरी जीत का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बकवास है। और साथ ही इजरायली जानकारों को ऐसा लगता है कि डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट को यह एहसास होना भी शुरू हो गया है कि हमास के साथ बंधक समझौते पर पहुंचने में फेल रहने से रीजनल जंग होगी, जो इजराइल को बेहद संजीदा खतरे में डाल देगी। अब इसी एहसास ने डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट को इसमें शामिल सभी लोगों को वार्निंग देने के इरादे से सरकार या डिफेंस कैबिनेट को चर्चा के लिए बुलाने पर मजबूर किया है। और इस चर्चा का साफ मकसद यह पक्का करना है कि जिम्मेदारी न सिर्फ उन पर है, बल्कि सभी सरकारी मंत्रियों के तरफ से इसे साझा किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट पहले से ही समझते हैं कि गजा जंग अपना मकसद खो चुकी है। इजराइल गजा के कीचड़ में और गहराई तक धंसता जा रहा है। इजराइल मारे जा रहे या जख्मी होने के चलते ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को खो रहा है। जंग के मेन मकसद को हासिल करने का कोई मौका नहीं बचा है। हमास को नीचे लाना नामुमकिन सा दिख रहा है। कुल मिलाकर हकीकत यह है कि इजराइल सचमुच रसातल की तरफ सरपट दौड़ रहा है। अगर हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग जारी रही तो इजराइल सिर्फ 1 साल के अंदर ही ढह जाएगा। वेस्ट बैंक और इजराइल के अंदर हमले तेज होते जा रहे हैं। लड़ाकू सैनिकों की बार बार होने वाली लामबंदी के बाद रिजर्व सेना अपने पैरों पर खड़े होकर खिलाफ में वोटिंग कर रही है और इकोनॉमी चरमरा रही है। इजराइल भी एक अछूत स्टेट बन चुका है, जिसके इकोनॉमिक बाइकॉट और हथियारों के शिपमेंट पर बैन लगाने की मांग बेहद तेज हो चुकी है। इजराइल अपना सोशल लचीलापन भी खोता जा रहा है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों के बीच बढ़ती नफरत अंदर ही अंदर भड़कने और तबाही की तरफ ले जाने का खतरा पैदा कर रही है। जानकारों की माने तो सिनवार और हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह इजराइल की नाजुक हालात को काफी बारीकी से समझते हैं। इजराइल पहले बंधक और सीजफायर समझौते के साथ जो हासिल कर सकता था, वो नेतन्याहू के तरफ से प्रपोज समझौते में पेश करी गई नई शर्तों के चलते मुमकिन नहीं हो सका है। दोहा में बातचीत में शामिल लोगों का दावा है कि उनके पास बातचीत के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं। नए हालात की रोशनी में 2 सीनियर नेताओं की हत्या के जवाब में ईरान और हिजबुल्लाह के तरफ से इजराइल पर हमला करने की धमकी रीजन के हालात बिगाड़ने में साकार हो रही है। इन हत्याओं का इस्तेमाल पूरे रीजन को इग्नाइट या झुलसाने की धमकी देने वाला एक कदम है, जिसका फैसला 3 आतिशबाजों नेतन्याहू, गैलेंट और चीफ ऑफ स्टाफ हलेवी ने अपने गैर जिम्मेदाराना डिसीजन के अहमियत के बारे में सोचे बिना ले लिया है। वहीं सिनवार को यह समझ में आने लगा है कि स्ट्रगल की जंग उनके फायदे के लिए काम कर रही है। मल्टी सेक्टर रीजनल वॉर का जिक्र शुरू हो ही गया है।
यही वजह है कि वो अब किसी समझौते के बजाय लड़ाई जारी रखने को प्रायोरिटी दे रहे हैं और दोनों साइड्स अपनी पोजीशन सख्त कर रही है। माना भी जा रहा है कि अगर नेतन्याहू ने पूरी जंग के दौरान बातचीत दल के पहियों में पहले से ही तीलियां नहीं डाली होती तो सिनवार के तरफ से अपना रुख सख्त करने से पहले ही इजराइल एक बंधक समझौता हासिल कर सकता था। गजा में सिक्योरिटी एसेट्स को प्रोटेस्ट करने की जरूरत के बारे में बंधकों के परिवारों के लिए नेतन्याहू का हालिया ऐलान एक साफ झूठ है, जिसने सौदे को असरदार तरीके से तबाह कर दिया है, जिससे न सिर्फ बंधकों और उनके परिवारों के लिए बल्कि पूरे इजराइल के लिए एक तबाही वाली मुश्किल खड़ी हुई है। इजराइल के सियासी और फौजी अगुवाई के तरफ से चुने गए सभी रास्ते देश को फिसलन भरी ढलान पर ले जा रहे हैं। एक तानाशाह मुल्क की तकदीर को कंट्रोल करता है और भेड़ों का झुंड आंख मूंद कर उसको फॉलो करता है। नेतन्याहू ने सिर्फ अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए फिलिस्तीनियों के साथ मरने का फैसला किया है। इस मामले में इजराइल के नागरिकों के साथ साथ उसने अपनी ह्यूमैनिटी, बेसिक मोरालिटी, नॉर्म्स, वैल्यूज और इजराइल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी खो दी है। ज्यादातर इजरायली जानकारों का मानना है कि सिर्फ नेतन्याहू और उनके साथियों को जल्द से जल्द रिप्लेस करने से ही इजराइल को बचाया जा सकता है। इजराइल अपने वजूद की क्राइसिस में दाखिल हो चुका है और जल्द ही ऐसे मुकाम पर पहुंच सकता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। नेतन्याहू, गैलेंट, हलेवी और उनके प्यादों की गलती से इजराइल इजरायलियों के हाथों में ही बिखरता जा रहा है। वैसे बहुत देर होने से पहले कुछ करना अभी भी मुमकिन है। दोस्तों, इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा है कि अगर आप किसी चिड़िया को बाज पर झपटता देखो तो समझ लो कि बाज उसके बच्चे खाकर आया है। इस बात का यह मतलब निकलता है कि चिड़िया तभी तक कमजोर थी जब तक उसके पास खोने को कुछ था, और अब जब उसके पास खोने को कुछ भी नहीं है तो उसे बाज का डर भी नहीं है। लेकिन अब अहम सवाल यह है कि आखिर बाज चिड़िया से डर कर क्यों भाग रहा है? बाज चिड़िया को भी झपट कर क्यों नहीं ले लेता? तो जवाब है क्योंकि बाज चोरी करके आया है, उसने गुनाह किया है और बाज बहुत अच्छे से इस बात को जानता है। बाज की बेईमानी की सेल्फ इंडल्जेंस उसे कमजोर कर रही है, उसकी ताकत गुनाह के बोझ में खो चुकी है। दोस्तों, यहीं से अगली बात शुरू होती है। फिलिस्तीनी बरसों से मर कट रहे हैं, फिर भी लड़ते क्यों हैं? इसका भी जवाब वही है, बाज ने उनके बच्चे जो खा लिए हैं, अब उनके पास खोने को कुछ नहीं बचा है। इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन ने मिलकर उनका वतन, उनका घर, उनका फ्यूचर, उनके बच्चे छीन लिए हैं। वो गुनाहगार हैं, इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होकर भी खौफ के साए में जी रहे हैं। फिलिस्तीनी मिट रहे हैं, मगर चैन से इजरायली भी नहीं है। बंकर में है, विदेशों में है और खौफ में है। कहीं भी रास्ता चलते टपकाए जा सकते हैं। अब सबसे अहम और आखिरी सवाल यह है कि बाकी दुनिया के मुसलमान फिलिस्तीन की तरह क्यों नहीं हैं? तो जवाब वही है, क्योंकि उनके पास खोने को बहुत कुछ मौजूद है। रिसोर्सेज हैं, उम्मीदें हैं, तमाम ऑल्टरनेटिव रास्ते हैं। जब तक सिस्टम से, अदालत से, लोगों से बराबरी के सलूक की उम्मीद है, तब तक बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अपनी नौकरी, अपना घर, कारोबार, बच्चों के फ्यूचर की आस संभाले हुए हैं। ऑल्टरनेटिव्स खोज रहे हैं। ये ऑप्शंस भी खत्म हो जाएं तो फिर क्या गजा, क्या यमन, क्या सोमालिया और क्या अफगानिस्तान। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है
@Arshi Aziz Khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।